हेलो बच्चों, आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम एक नया टॉपिक यानी लिविंग वर्ल्ड या सजीव संसार की बात करेंगे और उसके पहले पार्ट में बच्चों आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो इस लिविंग वर्ल्ड में या सजीव संसार में हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? ये एनसीईआरटी की जो 11th क्लास है उसका फर्स्ट चैप्टर है। तो इसमें हम किसकी बात करेंगे बच्चों? हम सबसे पहले बात करेंगे टेक्सोनॉमी की। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले किसकी बात करेंगे बच्चों? टेक्सोनॉमी। अब पहली चीज आपको पता होनी चाहिए बच्चों, टेक्सोनॉमी जो शब्द है, ये जो शब्द है टेक्सोनॉमी, ये किसने दिया था? एपी कैंडोल ने। तो आपको पहली चीज तो पता होनी चाहिए, टेक्सोनॉमी शब्द किसने दिया था? एपी कैंडोल ने दिया था। लेकिन जो टेक्सोनॉमी के जनक हैं यानी फादर ऑफ टेक्सोनॉमी हैं, वो हैं कैरोलस लिनियस। तो हमारे पास टेक्सोनॉमी के जनक वो हमारे पास कैरोलस लिनियस है। तो टेक्सोनॉमी के जनक या जिसे हम कहते हैं फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। ठीक है, तो पहली चीज तो बच्चों ये है कि टेक्सोनॉमी शब्द किसने दिया था? टेक्सोनॉमी जो शब्द है वो एपी कैंडोल नामक वैज्ञानिक ने दिया है। और जो टेक्सोनॉमी के जनक हैं, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, तो टेक्सोनॉमी के जनक या फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कौन है? कैरोलस लिनियस है। अब टेक्सोनॉमी क्या है? तो टेक्सोनॉमी बच्चों जीव विज्ञान की एक शाखा है। ठीक है, जो टेक्सोनॉमी है वो एक विज्ञान की शाखा है, यानी जीव विज्ञान की एक शाखा है। जीव विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जो ऑर्गेनिजम्स की पहचान करती है, पहचान करने के बाद उसका नामकरण करती है और नामकरण करने के बाद उसका वर्गीकरण करती है। इसका मतलब यह है बच्चों, हमारे जो जीव विज्ञान या बायोलॉजी है उसमें कोई भी नया जीव, अगर किसी भी नए जीव की खोज होती है, भले ही वो पादप है, जंतु है, सूक्ष्म जीव है, जब किसी भी नए ऑर्गेनिज्म की खोज होगी तो सबसे पहले तो उस ऑर्गेनिज्म की पहचान होगी, है ना। उसको यह पहचाना जाएगा कि वो सजीव है या निर्जीव है। फिर पहचान के बाद उसका नामकरण, उसका नाम दिया जाएगा और नाम देने के बाद लक्षणों के आधार पर उसे वर्गीकृत किया जाएगा कि भाई सूक्ष्म जीव है तो जीवाणु में रखा जाए, या क्या कहते हैं, प्रोटोजोआ में रखा जाए या कवक में रखा जाए। फिर अगर जंतु है तो जंतु जगत में रखा जाए, पादप है, शैवाल है, तो उसका वर्गीकरण किया जाए। तो कोई भी नया ऑर्गेनिज्म या कोई भी नया जीव हो, उस जीव की पहचान करना, उसका नामकरण करना और उसका वर्गीकरण करना, ये तीनों लक्षण किससे संबंधित हैं? टेक्सोनॉमी से। तो टेक्सोनॉमी जीव विज्ञान की वो शाखा है जो ऑर्गेनिजम्स या जीवों की पहचान, उसका नामकरण और वर्गीकरण में प्रयुक्त होती है। ठीक है, तो टेक्सोनॉमी क्या हो गई बच्चों? अगर हमको डिफाइन या परिभाषित करना हो टेक्सोनॉमी, तो टेक्सोनॉमी क्या हो गई बच्चों? जीव विज्ञान की ऐसी शाखा जो ऑर्गेनिजम्स यानी जीव की पहचान, नामकरण, पहचान को हम क्या कहेंगे? आइडेंटिफिकेशन। नामकरण यानी नोमेनक्लेचर एवं वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन,
है ना भाई। तो कोई भी नया ऑर्गेनिज्म है, कोई भी एक नया ऑर्गेनिज्म जिसकी खोज हुई है, तो उस ऑर्गेनिज्म को पहचानना, उसका नामकरण करना और लक्षणों के आधार पर उसका वर्गीकरण करना, ये सब किस विज्ञान की शाखा से संबंधित होता है? टेक्सोनॉमी। तो ये जीव विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जो ऑर्गेनिजम्स की पहचान, नामकरण एवं वर्गीकरण से संबंधित होती है। ठीक है, तो कोई भी ऑर्गेनिज्म, क्या कोई भी नया ऑर्गेनिज्म है, जिस ऑर्गेनिज्म की खोज हुई है, नई नई खोज हुई है, तो उस ऑर्गेनिज्म का पहले पहचानो, फिर उसको नाम दो, और नाम देने के बाद वो किन किन जीवों से मिलता जुलता है, उसके लक्षण किसके समान हैं या किसके असमान हैं, उस आधार पर उसे वर्गीकृत करेंगे। विज्ञान की इस शाखा को क्या कहेंगे? टेक्सोनॉमी। अब बच्चों एक और चीज आती है, टेक्सोनॉमी के साथ हमारे पास एक और शब्द आता है, सिस्टमैटिक्स। हाँ, कैरोलस लिनेस ने ये सिस्टमैटिक शब्द भी किसने दिया था? कैरोलस लिनेस नामक वैज्ञानिक ने, जो टेक्सोनॉमी के जनक हैं, उन्होंने ही एक सिस्टमैटिक्स शब्द दिया। अब काफी बार सिस्टमैटिक्स और टेक्सोनॉमी को एक ही चीज माना जाता है कि भाई जो जो लक्षण टेक्सोनॉमी में संबंधित हैं या जो लक्षण टेक्सोनॉमी में आते हैं, वो लक्षण सिस्टमैटिक्स में भी आएंगे। मतलब सिस्टमैटिक्स भी जीव विज्ञान की वो शाखा है जिसमें आप किसी भी ऑर्गेनिज्म की पहचान करोगे, उसको नाम दोगे और उसको वर्गीकृत करोगे। तो सर अगर ये टेक्सोनॉमी जैसा ही है, अगर टेक्सोनॉमी जैसे लक्षण ही इसमें हैं, तो फिर अलग से क्यों पढ़ते हैं? अलग से इसलिए पढ़ते हैं बच्चों क्योंकि इसमें अतिरिक्त रूप से दो और चीजें आती हैं। अतिरिक्त रूप से मतलब सिस्टमैटिक्स में टेक्सोनॉमी के लक्षण तो हैं ही, ठीक है, टेक्सोनॉमी के सभी लक्षण तो सिस्टमैटिक्स में आएंगे। जीवों की पहचान करना, उनको नाम देना, उनका वर्गीकरण करना, ये सारे लक्षण तो सिस्टमैटिक्स में आएंगे। उसके अतिरिक्त हम जीवों की विविधता और उनके मध्य संबंध को भी अध्ययन करते हैं। सिस्टमैटिक्स में टेक्सोनॉमी के सभी लक्षण तो आ गए, आपने जीव की पहचान कर ली, उसको नाम दे दिया, उसका वर्गीकरण कर दिया, लेकिन अब उस प्रकार के जीवों की विविधता का अध्ययन करना है, उस जीव का अन्य जीवों के साथ क्या संबंध है, रिलेशनशिप स्टडी करनी है, तो हम किसका यूज करते हैं? सिस्टमैटिक्स। तो सिस्टमैटिक्स में टेक्सोनॉमी तो है, उसके साथ साथ जीवों की विविधता एवं परस्पर संबंधों का अध्ययन भी किया जाता है। ठीक है, मतलब जो सिस्टमैटिक्स है, सिस्टमैटिक्स टेक्सोनॉमी से थोड़ी ज्यादा चीज है, क्योंकि टेक्सोनॉमी में तो हमने क्या किया, कोई भी नया जीव है उसको पहचाना, उसको नाम दिया, उसका वर्गीकरण किया। उसके बाद उसके अतिरिक्त अगर हम उसमें विविधता का भी अध्ययन कर रहे हैं, हम ये भी अध्ययन कर रहे हैं कि वो जीव बाकी अन्य जीवों के साथ क्या संबंध दर्शाता है, उसके जैव विकास का इतिहास क्या रहा है, तो संबंधों का अध्ययन भी कर रहे हैं और विविधता का अध्ययन भी कर रहे हैं, तो उसको जोड़कर क्या कहा जाता है? सिस्टमैटिक्स। तो सिस्टमैटिक्स में टेक्सोनॉमी के लक्षण तो हैं ही, उसके साथ साथ जीवों की विविधता और परस्पर संबंधों का अध्ययन भी किसमें किया जाता है? सिस्टमैटिक्स में। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, हमने ये तो देख लिया कि टेक्सोनॉमी क्या है। टेक्सोनॉमी शब्द किसने दिया? एपी कैंडोल ने। टेक्सोनॉमी या सिस्टमैटिक्स के जनक कौन है? कैरोलस लिनेवस है, ये तो मालूम चल गया। अब हम क्या करेंगे भाई, सबसे पहले कोई भी नया ऑर्गेनिज्म है, मान लो आपने एक सजीव या एक ऑर्गेनिज्म को की पहचान कर ली, आपने पता कर लिया कि भाई ये ऑर्गेनिज्म है, ये सजीव ऑर्गेनिज्म है, तो आप इसका क्या करोगे? नाम दोगे। पहचान के बाद आप क्या करोगे? इसका नामकरण यानी नॉमेनक्लेचर। तो सबसे पहले हम किसकी विधि पढ़ेंगे? नामकरण की विधि, या जिसे कहते हैं नॉमेनक्लेचर।
ठीक है, अब नॉमेनक्लेचर का भी सिद्धांत जो है, तो हमारे पास सबसे मान्यतापूर्ण नाम देने का जो सिद्धांत है, नामकरण का जो सिद्धांत है, नॉमेनक्लेचर का जो सिस्टम है, वो भी हमको कैरोलस लिनियस ने दिया और उसे हम कहते हैं बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। तो नॉमेनक्लेचर में भी सबसे मान्य कौन सा है? बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। हम कौन सी पद्धति का इस्तेमाल करते हैं नाम देने में? बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। ये भी किस वैज्ञानिक ने दिया? कैरोलस लिनियस ने। तो टेक्सोनोमी के जनक, सिस्टमैटिक्स के जनक और नामकरण में भी बाइनोमियल द्विनाम पद्धति से कहते हैं। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर को हम क्या कहते हैं बच्चों? द्विनाम पद्धति। और ये किसने दिया था? कैरोलस लिनियस ने। अब इसके मुख्य बिंदु क्या क्या हैं? तो इस बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के मुख्य बिंदु, पहला बिंदु तो बच्चों, किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो नाम होगा वो दो शब्दों से बना होगा। ठीक है, इसका नाम ही क्या है? द्विनाम, बाइनोमियल। ठीक है, जैसे हमारा एक प्रमुख नाम होता है और एक सरनेम होता है ना, उसी प्रकार से हर जीव का जब साइंटिफिक नाम हम लिखते हैं तो वो दो शब्दों से मिलकर बना है। तो दो शब्दों से, पहला तो जीव का साइंटिफिक नाम दो शब्दों से बना होता है। किससे बना होता है? दो शब्दों से। किससे? दो शब्दों से। पहला शब्द क्या दर्शाता है? वंश या जीनस। और दूसरा शब्द क्या दर्शाता है? स्पेसिफिक एपिथेट। पहला तो अक्षर क्या दर्शाता है? जीनस या वंश। दूसरा क्या दर्शाता है? स्पेसिफिक एपिथेट यानी जाति। इसका मतलब उदाहरण अगर अपन देखें, उदाहरण अगर मैं कहता हूं मैंगो का नाम है मैग्नीफेरा इंडिका, ये किसका साइंटिफिक नाम है बच्चों? आम या मैंगो का। ठीक है, तो इसमें मैग्नीफेरा क्या हो गया बच्चों? मैग्नीफेरा हो गया वंश और इंडिका क्या हो गई? स्पेसिफिक एपिथेट या जाति। ठीक है, इसी तरह अपन एक हाउस फ्लाई, घरेलू मक्खी का नाम ले बच्चों। एक उदाहरण और देख लेते हैं, मस्का डोमेस्टिका। ये क्या है? आपकी घरेलू मक्खी। तो इसमें मस्का क्या हो गया बच्चों? वंश का नाम। और डोमेस्टिका क्या हो गया? स्पेसिफिक एपिथेट। कोई भी, जैसे मानव का, हमारा साइंटिफिक नाम क्या होता है बच्चों? होमो सेपियंस। हम क्या कहलाते हैं? होमो सेपियंस। तो होमो का मतलब क्या हो गया? वंश। और सेपियंस का मतलब क्या हो गया? स्पेसिफिक एपिथेट। तो ये बाइनोमियल या द्विनाम पद्धति है। हर ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नाम दो शब्दों से बना होता है। पहला शब्द क्या होगा? वंश। और दूसरा शब्द क्या होगा? जाति या स्पेसिफिक एपिथेट। यदि काफी बार, एक सेकेंड और चीज, अब अगर एक और उदाहरण से समझें, जैसे अगर मैं आपसे कहता हूं
मैंने आपसे कहा मैग्नीफेरा इंडिका लिन। तो हमें ये तो मालूम है बच्चों कि ये तो वंश होता है, ये जाति यानी स्पेसिफिक एपिथेट है। अगर तीसरा शब्द लिखा होता है तो तीसरा शब्द क्या दर्शाता है? वैज्ञानिक का नाम, जिसने वो नाम दिया है। ठीक है, बायनोमियल नोमेनक्लेचर में अगर आपको तीसरा शब्द दिखाई दे तो तीसरा शब्द उस ऑर्गेनिज्म का नहीं है, तीसरा शब्द उस वैज्ञानिक का नाम होगा जिसने ये नाम दिया है। जैसे लिनियस, LINN का मतलब है लिनियस, उसने ये मैग्नीफेरा इंडिका नाम दिया है। तो वैसे तो नोमेनक्लेचर, जो बायनोमियल नोमेनक्लेचर है, वो दो ही शब्दों से बना है, पहला वंश है, दूसरा जाति या स्पेसिफिक एपिथेट। अगर कोई तीसरा शब्द होगा तो वो वैज्ञानिक का नाम दर्शाएगा, वो उस ऑर्गेनिज्म का नाम नहीं होगा। फिर ये तो पहला लक्षण हुआ बच्चों बायनोमियल नोमेनक्लेचर का। दूसरा प्रमुख लक्षण जो है कि ये जो साइंटिफिक नाम है ये किससे व्युत्पत्त हुआ है? लैटिन से। ये जो मैग्नीफेरा ये किससे है? लैटिन से डिराइव्ड है। तो इस साइंटिफिक नाम लैटिन से व्युत्पत्त है। किस भाषा से हैं? लैटिन से व्युत्पत्त होते हैं। अब इनको लिखने के दो तरीके हैं। अगर ये छपे होंगे तो या ये तो इटैलिक्स में लिखे जाते हैं, या तो ये इटैलिक्स में लिखे जाते हैं, या इनको आप सेपरेटली अंडरलाइन करते हो। मतलब या तो आप इनको इटैलिक्स में लिखो इस तरह से, टेढ़े, मैग्नीफेरा इंडिका, या तो आप इनको इटैलिक्स में लिखो, टेढ़ा जिसे अपन कहते हैं। और अगर आप इटैलिक्स में नहीं लिखते, सामान्य लिखते हो, सामान्य रूप से, तो अलग से अंडरलाइन किया जाएंगे। सामान्य रूप से लिखने पर सेपरेट अंडरलाइन किए जाएंगे। जैसे होमो सेपियंस लिखूं मैं अगर, तो इसको तो मैंने इटैलिक्स में नहीं लिखा है, इसको इटैलिक्स में नहीं लिखा है, तो इसको मैं ऐसे अंडरलाइन करूंगा, अलग से अंडरलाइन किए जाएंगे। तो साइंटिफिक नाम किससे व्युत्पत्त होते हैं बच्चों? लैटिन से व्युत्पत्त होंगे। या तो इनको इटैलिक्स में लिखा जाएगा, और अगर आप इटैलिक्स में नहीं लिखते हो, सामान्य रूप से लिखते हो, तो इनको सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे। फिर नेक्स्ट रूल क्या है? नियम। नेक्स्ट नियम यह है बच्चों कि वंश का जो पहला अक्षर होगा, वंश का यानी जो पहला शब्द, वंश का जो पहला अक्षर है वो हमेशा कैपिटल होगा। देखो, वंश का पहला अक्षर मैंने हमेशा क्या लिखा है? कैपिटल, H कैपिटल, M कैपिटल। लेकिन जाति का जो दूसरा अक्षर है, जाति का जो पहला अक्षर है, वो हमेशा छोटा होगा। I छोटा बनाया है, S भी छोटा बनाया है। तो साइंटिफिक नाम में वंश का जो पहला अक्षर है वो कैपिटल लेटर्स में, और जाति का जो पहला अक्षर है वो स्मॉल लेटर्स में होता है। तो नेक्स्ट रूल क्या है बच्चों बायनोमियल नोमेनक्लेचर में? जीनस, वंश का पहला लेटर कैपिटल होगा, और स्पेसिफिक एपिथेट यानी जाति का पहला लेटर स्मॉल होगा। जैसे उदाहरण कोई भी ले लो आप, यहां पर मैंने ले लिया
ओसीमम सैंटिकम, ओसीमम सैंटिकम या होमो सेपियंस। तो हमेशा वंश का यानी जीनस का जो पहला अक्षर है वो कैपिटल रहेगा, पहला लेटर, और जाति का पहला लेटर स्मॉल होगा। ठीक है, फिर चौथा नियम ध्यान देंगे। चौथा एक विशेष, ये उदाहरण याद रखना इंपॉर्टेंट। चौथे को हम कहते हैं टॉटोनिम्स। ठीक है, एक मिनट, हमने कितने पॉइंट्स देखे हैं बच्चों? सबसे पहले साइंटिफिक जो नाम है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में, वो किससे बना है? दो शब्दों से बना है। पहला शब्द तो वंश, दूसरा शब्द साइंटिफिक जाति या स्पेसिफिक एपिथेट। फिर ये उत्पत्ति कहां से होगी? लैटिन से व्युत्पत्त होंगे और इटैलिक्स में लिखे जाएंगे, या सामान्य रूप से लिखेंगे तो उसे सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे। फिर अपन ने देख लिया जो पहला अक्षर, पहला लेटर है जीनस का, वो कैपिटल होगा, और जाति या स्पेसिफिक एपिथेट का पहला लेटर स्मॉल। फिर आता है बच्चों टॉटोनिम्स। अब ये क्या होते हैं? टॉटोनिम्स का मतलब है ऐसे साइंटिफिक नाम जिसमें वंश, जीनस और जाति, वंश और जाति का नाम सेम हो। टॉटोनिम्स का मतलब है ऐसे साइंटिफिक नाम जिनका वंश एवं जाति यानी स्पेसिफिक एपिथेट सेम हो। इसका मतलब उदाहरण, चूहे का साइंटिफिक नाम होता है रैटस रैटस। ठीक है, चूहे का साइंटिफिक नाम क्या है बच्चों? रैटस रैटस। तो रैटस और रैटस, जीनस और जाति क्या है? दोनों समान है। तो जब ऐसे साइंटिफिक नाम जिसका जीनस और स्पेसिफिक एपिथेट एक हो, सेम हो, उसे कहते हैं टॉटोनिम्स। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बच्चों, जो टॉटोनिम्स है ना, वो जूलॉजी में तो अलाउड है। मतलब जंतुओं का जो नॉमेनक्लेचर होता है, जंतु का यानी एनिमल्स का जो नॉमेनक्लेचर है, उसमें टॉटोनिम्स अलाउड है। जैसे सांप होता है कोबरा, तो उसका क्या होता है साइंटिफिक नाम बच्चों? नाजा नाजा। चूहे का साइंटिफिक नाम क्या है? रैटस रैटस। तो ये टॉटोनिम्स जो है वो जंतु के पद्धति में, जूलॉजी में या जंतुओं में तो मान्य होते हैं, लेकिन प्लांट्स में मान्य नहीं होते। प्लांट्स में ये टॉटोनिम्स मान्य नहीं है। प्लांट्स का मतलब है मैग्नीफेरा, मैग्नीफेरा नहीं हो सकता। ये तुलसी का पादप होता है ओसिमम, ओसिमम ओसिमम नहीं हो सकता। तो जूलॉजी में तो जंतुओं में ये मान्य होता है टॉटोनिम्स, लेकिन बॉटनी में या वनस्पति विज्ञान में मान्य नहीं है। तो एक इंपॉर्टेंट नोट याद रखना है यहां पर बच्चों, टॉटोनिम्स जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर यानी जंतुओं के लिए मान्य होता है, परंतु बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर में मान्य नहीं। तो जंतुओं के लिए मान्य होंगे टॉटोनिम्स, लेकिन पादपों के लिए मान्य नहीं है। उदाहरण के तौर पे रैटस रैटस मान्य है,
नाजा नाजा कोबरा ये मान्य है, परंतु मैग्नीफेरा मैग्नीफेरा मान्य नहीं है। ओसिमम ओसिमम मान्य नहीं है। तो टॉटोनिम्स किस में मान्य होंगे बच्चों? जंतुओं में या जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर में मान्य हैं, लेकिन पादपों के लिए या बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर में मान्य नहीं होते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये क्या है? ये कुछ नियम थे। किसके नियम हैं? ये हमारे बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के नियम हैं। क्या क्या है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के प्रमुख बिंदु? दो शब्द होंगे, कोई भी साइंटिफिक नाम में दो शब्द होंगे, पहला वंश है, दूसरा जाति है। अगर तीसरा शब्द अगर दे रखा है तो वैज्ञानिक का नाम दर्शा रहा है, जीव का नाम नहीं। फिर ये व्युत्पत्ति कहां से होंगे? लैटिन से, और इटैलिक्स में लिखे जाएंगे। अगर आप उनको इटैलिक्स में नहीं लिखते हैं तो वंश और जाति को अलग अलग अंडरलाइन करेंगे। फिर जो जीनस का पहला अक्षर है, पहला लेटर, वो हमेशा कैपिटल, जाति का पहला लेटर हमेशा स्मॉल होगा। और टॉटोनिम्स का मतलब है जब जीनस और स्पेसिफिक एपिथेट सेम हो। ये बॉटनी में काम नहीं करेंगे, वन पादपों में मान्य नहीं है, जंतुओं में मान्य होते हैं। ठीक है भाई, तो अब ये नियम के बाद आपको कुछ फुल फॉर्म्स है वो पता होने चाहिए। जैसे होता है आपके पास ICBN। ICBN का फुल फॉर्म है बच्चों इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। ठीक है, तो इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। इसी तरह से ICZN, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर मतलब पादपों के लिए है, ICZN का मतलब यह है जूलॉजी के लिए है। तो बॉटनी के लिए ICBN, ICZN। फिर होता है ICNB, इंटरनेशनल कोड फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया। है ना भाई, पादपों का साइंटिफिक नाम देने के लिए कौन सा नॉमेनक्लेचर है? ICBN। जंतुओं का देने के लिए कौन सा है? जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। जीवाणु के लिए, जीवाणु का नाम देने के लिए ICNB, ICVN, इंटरनेशनल कोड फॉर वायरल नॉमेनक्लेचर, विषाणु का लिए। और आखिरी आता है ICNCP, अंतरराष्ट्रीय कोड, इंटरनेशनल कोड फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ कल्टीवेटेड प्लांट्स। हाँ, जिन प्लांट्स की खेती की जाती है, तो जिन प्लांट्स की खेती की जाती है उनका अगर आपको नामकरण देना हो, उनका नॉमेनक्लेचर देना हो, तो हम क्या यूज करते हैं? ICNCP। तो हमारे पास क्या है बच्चों? ये 1 2 3 4 5 फुल फॉर्म्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। कौन कौन से? प्लांट्स का साइंटिफिक नाम देने के लिए ICBN, जंतुओं का साइंटिफिक नाम देने के लिए जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, जीवाणु का नाम देने के लिए ICNB, विषाणु का नाम देने के लिए ICVN, और खेती करने वाले पादपों का नाम देने के लिए ICNCP है। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखना बच्चों, जैसे मैंने कहा था टॉटोनिम्स, तो टॉटोनिम्स किस में अलाउड है? टॉटोनिम्स ICZN में तो मान्य है। ICZN का मतलब जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, जंतुओं के लिए मान्य है, लेकिन किस में मान्य नहीं होंगे या किसके लिए मान्य नहीं है?
ICBN के लिए मान्य नहीं होंगे। तो बॉटनी में टॉटोनिम्स मान्य नहीं होते, केवल किस में मान्य होते हैं? जूलॉजी में मान्य होंगे। ठीक है भाई, तो ये तो अपन ने किसकी बात कर ली? नॉमेनक्लेचर की बात कर ली। अब नॉमेनक्लेचर के बाद आपने एक बार किसी भी जीव का नाम दे दिया, ठीक है। टेक्सोनोमी में आपने क्या किया? किसी भी ऑर्गेनिज्म को पहचाना, पहले आपने पहचानने के बाद उसको नाम दे दिया। पहले आपने पहचाना कि बैक्टीरिया है, वायरस है, प्लांट है, एनिमल है, उस हिसाब से आपने देखा। पहचानने के बाद उसका नामकरण दे दिया, या तो बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर या जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। और नाम देने पर कौन से नियम फॉलो करोगे? नाम देने के लिए ये बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर वाला नियम मान्य होगा। अब पहचान कर ली, नाम दे दिया। अब नाम करने के बाद, नाम देने के बाद क्या किया जाएगा? उसका वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन। तो अब नाम देने के बाद हम किसकी बात करेंगे? क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण की। अब क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण, ध्यान देंगे, क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण में हम 3 तरह के सिस्टम पढ़ेंगे। या हाँ, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन और फाइलोजेनेटिक ठीक है भाई। तो हम वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन में 3 प्रमुख प्रकार के वर्गीकरण पढ़ेंगे। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यानी कृत्रिम वर्गीकरण, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का मतलब प्राकृतिक वर्गीकरण, और फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ वर्गीकरण। एक एक करके देखेंगे और फिर हम देखेंगे सबसे बेहतर कौन सा है और क्यों है। देखो बच्चों, सबसे पुराना वर्गीकरण, सबसे पुराने प्रकार का वर्गीकरण, जो वर्गीकरण सबसे पहले लिनेस ने दर्शाया था या लिनेस ने विकसित किया था, वो सबसे पहला कौन सा है? आर्टिफिशियल सिस्टम। तो सबसे पहला जो वर्गीकरण किया गया, सबसे पहले प्रकार का, सबसे पुराने प्रकार का वर्गीकरण जो है वो है कृत्रिम वर्गीकरण। ये सबसे पहले किसने विकसित किया? लिनेस ने। अब लिनेस ने क्या किया था भाई? इन्होंने ये बताया कि ऑर्गेनिजम्स की आप पहचान कर लो, पहचान करने के बाद नाम दे दो, और उसके बाद क्या करो? उनमें से कोई भी आकारिकी लक्षण देख लो, 1 या 2 आकारिकी लक्षण के आधार पर उनका वर्गीकरण कर दो। मतलब लिनेस ने देखा कि जब एक नए पादप की खोज हुई, नए पादप को एक नाम दिया, फिर देखा यार इस पादप के पुंकेसर की लंबाई दूसरे जिन जिन पादपों के साथ मिलती जुलती है, उनको एक ही वर्ग में रख दो। हाँ, आज हमें पता है सर ये ऐसा थोड़ी करेंगे। क्लासिफिकेशन अगर आप कर रहे हो, वर्गीकरण कर रहे हो, तो वर्गीकरण में तो कई सारे लक्षणों का अध्ययन करना पड़ेगा। कई सारे लक्षणों का अध्ययन करो, उनमें समानताएं देखो, समानता होने पर उनको एक वर्ग में डालो। हाँ, लेकिन ये अब समझ है ना, जब शुरुआत में वर्गीकरण का सिद्धांत आया था, जब लिनेस ने यह देखा कि भाई आप कुछ भी 1 या 2 आकारिकी लक्षणों के आधार पर, केवल 1 या 2, 1 या कुछ आकारिकी लक्षण यानी मॉर्फोलॉजिकल लक्षणों के आधार पर पादपों का वर्गीकरण उन्होंने कर दिया, और इसे क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले अपन किसकी बात करेंगे बच्चों? सबसे पहले अपन बात करेंगे
आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इसमें क्या किया गया, इसमें वर्गीकरण का आधार, वर्गीकरण किस आधार पे किया गया, केवल एक या कुछ आकारिकी लक्षणों के आधार पर। तो इस प्रकार के वर्गीकरण में केवल एक अथवा कुछ आकारिकी लक्षणों, आकारिकी लक्षण यानी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। तो इस प्रकार के वर्गीकरण में केवल एक अथवा कुछ आकारिकी लक्षणों के आधार पर पादपों को वर्गीकृत किया गया। तो इसमें इसका उदाहरण क्या आता है, लिनेयस का वर्गीकरण। तो लिनेयस ने जब सबसे पहले वर्गीकरण किया था ना बच्चों, लिनेयस ने सबसे पहले जब पादपों में वर्गीकरण किया तो उन्होंने क्या देखा था, पुंकेसर की लंबाई। हाँ, पुंकेसर यानी स्टेमेंस की लंबाई। तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने कहा यार जो भी पादप हैं, जितने सारे पादपों के पुंकेसर की लंबाई आपस में सेम हो, मिलती जुलती हो, उन सबको एक वर्ग में डाल दो। तो उन्होंने केवल पुंकेसर की लंबाई के आधार पर, पुंकेसर की लंबाई कैसा लक्षण है, देखने वाला एक आकारिकी लक्षण है, तो केवल उस आकारिकी लक्षण के आधार पर सभी पादपों को वर्गीकृत कर दिया। अब हमें पता है ये सही नहीं है, क्योंकि केवल आकारिकी लक्षण से क्या होगा, एक तो सभी आकारिकी लक्षण का अध्ययन करना चाहिए, आकारिकी के बाद आंतरिकी लक्षणों का अध्ययन करना चाहिए, कई सारे सभी लक्षणों का अध्ययन करोगे, फिर उनमें समानताएं या असमानताएं देखोगे और फिर वर्गीकरण करोगे, वो बेहतर वर्गीकरण है। तो ये जो है कृत्रिम या आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन हम फॉलो नहीं करते, ये मान्य भी नहीं है, क्योंकि ये केवल एक या कुछ आकारिकी लक्षणों के आधार पर वर्गीकरण करता है। तो ये वर्गीकरण अब फॉलो नहीं होता, ये वर्गीकरण अब मान्य नहीं है। फिर आर्टिफिशियल के बाद नेक्स्ट इससे बेहतर क्या आया बच्चों हमारे पास, फिर हमारे पास दूसरा आता है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जिसे हम कहते हैं प्राकृतिक। इसमें क्या करते हैं, हाँ ये क्लासिफिकेशन दो वैज्ञानिक थे, बेंथम एंड हुकर। तो बेंथम एंड हुकर नामक वैज्ञानिकों ने प्राकृतिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया। ये बेहतर है और काफी बेहतर है, क्योंकि इसमें जब पादपों का वर्गीकरण किया गया तो पादपों का वर्गीकरण के लिए या पादपों में वर्गीकरण के लिए सभी लक्षणों का अध्ययन किया गया, सभी के सभी आकारिकी लक्षण, सभी के सभी आंतरिकी लक्षण को अध्ययन किया गया, उनमें समानताएं और असमानताएं देखी गई और उसके आधार पर पादपों को अलग अलग वर्गों में रखा गया। तो जब सभी लक्षणों के आधार पर, ठीक है, सभी मतलब सभी लक्षण, आकारिकी आंतरिकी सभी लक्षणों का अध्ययन किया गया, तो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में क्या करते हैं बच्चों, इस वर्गीकरण में सभी प्रकार के लक्षणों, इस वर्गीकरण में सभी प्रकार के लक्षणों सभी प्रकार के लक्षणों के अध्ययन के आधार पर
ठीक है, तो इस वर्गीकरण में क्या लिए बच्चों? सभी प्रकार के लक्षण लिए, सभी प्रकार के आकारिकी आंतरिकी लक्षण। लेकिन इसमें क्या किया गया, जो पुष्पीय लक्षण है, जो फ्लोरल कैरेक्टर्स हैं, उनको कायिक लक्षणों से अधिक महत्व दिया गया। भाई लक्षण तो पुष्पीय लक्षण, पुष्पों के भी लक्षण देखे गए, कायिक लक्षण तने के, जड़ों के, पत्तियों के, सभी लक्षणों का अध्ययन किया गया। लेकिन ज्यादा महत्व किसको दिया गया? पुष्पीय लक्षण को, क्योंकि पुष्पीय लक्षण जो हैं वो लैंगिक जनन में कार्य करते हैं, उनमें विविधता ज्यादा होती है। जो कायिक लक्षण हैं वो तो अलैंगिक जनन दर्शाते हैं, और कायिक लक्षणों में ज्यादा विविधता नहीं होती, इसलिए अधिक महत्व किसको दिया गया? कायिक पुष्पीय लक्षणों को। तो इसमें पुष्पीय लक्षणों को कायिक लक्षणों से अधिक महत्व दिया गया। लेकिन पुष्पीय लक्षणों को भले ही कायिक लक्षणों से अधिक महत्व दिया गया है, लेकिन वर्गीकरण का आधार, वर्गीकरण करने के लिए सभी लक्षणों को अध्ययन किया गया। और इसका सबसे प्रमुख उदाहरण क्या है? बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन। अब बेंथम एंड हुकर की क्लासिफिकेशन बहुत फॉलो भी होती है बच्चों। विस्तार में हम बेंथम एंड हुकर की क्लासिफिकेशन पढ़ते भी हैं जब आप बीएससी वीएससी करते हैं। नीट के लिए जरूरी नहीं है, नीट और एम्स के लिए बेंथम एंड हुकर का विस्तार वर्गीकरण आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, इनकी एक कमी आपको पता होनी चाहिए। बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन में सब क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण का आधार बिल्कुल सही था, केवल एक कमी थी। एक कमी यह थी कि इन्होंने क्या किया बच्चों? जिम्नोस्पर्म्स को, हाँ, इन्होंने जिम्नोस्पर्म्स को एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री के बीच में रख दिया। अब हमें मालूम है ये गलत है, क्योंकि हमें मालूम है कि पहले तो शैवाल आई। पादप जगत में शैवाल सबसे प्राचीन प्रकार के पादप हैं। शैवाल से क्या बने? ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट से क्या बने? टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट से क्या बने? जिम्नोस्पर्म्स। और जिम्नोस्पर्म से क्या बने? एंजियोस्पर्म्स या आवृत बीजी, यानी मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स। लेकिन इन्होंने क्या किया? इन्होंने जिम्नोस्पर्म्स को मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स के बीच में रख दिया। अब एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री, एंजियोस्पर्म्स के बीच में जिम्नोस्पर्म को रखा, तो यह गलती कैसे हो गई इनसे? जब इन्होंने सभी लक्षणों का अध्ययन किया, सभी लक्षणों को आधार में रखकर वर्गीकरण किया, तो यह गलती कैसे हो गई? यह गलती इसलिए हो गई बच्चों क्योंकि इन्होंने जैव विकास का इतिहास नहीं देखा। इन्होंने एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, फाइलोजेनी नहीं देखी। इन्होंने जैव विकास का इतिहास देखा ही नहीं कि जिम्नोस्पर्म से एंजियोस्पर्म्स विकसित हुए हैं। तो इन्होंने फाइलोजेनी नहीं देखी, एवोल्यूशनरी जैव विकास का इतिहास नहीं, वो लक्षण नहीं देखा, इसलिए यह गलती हो गई। तो बेंथम एंड हुकर की क्लासिफिकेशन की सीमा क्या है या गलती क्या है? इन्होंने जिम्नोस्पर्म्स को मोनोकॉट्स एवं डाइकॉट्स के मध्य स्थान दिया, और ये इन्होंने क्या कर दी? गलती। तो इनकी जो बेंथम एंड हुकर की क्लासिफिकेशन है उसमें एक ही गलती है कि क्योंकि उन्होंने जैव विकास का इतिहास नहीं देखा, उन्होंने एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को कंसीडर नहीं किया, इसलिए उन्होंने जिम्नोस्पर्म्स को किसके बीच में रख दिया? मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स। ठीक है, तो ये तो थी अपने पास नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब नेचुरल सिस्टम के बाद इसको और बेहतर बनाने के लिए तीसरी क्या आ गई हमारे पास?
तीसरी हमारे पास आती है फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। वर्गीकरण का क्या है? फाइलोजेनेटिक। हाँ, ये नेचुरल सिस्टम से भी बेहतर है, ये प्राकृतिक वर्गीकरण से भी बेहतर है। क्यों? क्योंकि इसमें प्राकृतिक वर्गीकरण के सारे लक्षण सम्मिलित किए गए। मतलब इसमें भी पादपों को वर्गीकरण करने के लिए सभी लक्षणों का अध्ययन किया गया, और सभी लक्षणों के साथ साथ, नेचुरल सिस्टम के साथ साथ, इसमें फाइलोजेनी, पादपों के जैव विकास का इतिहास भी देखा गया, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री का भी अध्ययन किया गया। तो इस वर्गीकरण में पादपों के सभी लक्षणों के अध्ययन के अतिरिक्त फाइलोजेनी यानी जैव विकास के इतिहास को भी वर्गीकरण का आधार बनाया गया। तो इसलिए ये सबसे बेहतर हो गए, क्योंकि इस वर्गीकरण में क्या किया? पादपों के सभी लक्षण तो ले लिए। अब पादपों के सभी लक्षण तो नेचुरल सिस्टम में भी लिए थे, बेंथम एंड हुकर ने भी सभी लक्षणों का अध्ययन किया था, तो इन्होंने भी वो सभी लक्षणों का अध्ययन किया, लेकिन उसके अतिरिक्त इन्होंने जैव विकास का इतिहास, फाइलोजेनिक रिलेशनशिप भी देख ली कि भाई शैवाल से ब्रायोफाइट्स आए, ब्रायोफाइट से टेरिडोफाइट्स आए, टेरिडोफाइट से जिम्नोस्पर्म्स आए, फिर एंजियोस्पर्म्स आए। तो जैव विकास का इतिहास को भी इन्होंने यूज कर लिया। अब कई सारे इसमें उदाहरण हैं बच्चों फाइलोजेनेटिक में, जैसे एक टिप्पो की क्लासिफिकेशन आती है, तख्ताजन, एंगलर एंड प्रांटल क्लासिफिकेशन और हचिसन। तो ये सारी क्लासिफिकेशन किसके एग्जाम्पल हो गए? फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो हमने क्या बात की भाई? क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं। क्लासिफिकेशन में अपन ने 3 तरह की क्लासिफिकेशन देख लिया। कौन से 3 प्रकार की क्लासिफिकेशन बात की अपन ने? सबसे पहले जो यूज की गई थी आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम वर्गीकरण का सिद्धांत, फिर अपन ने नेचुरल सिस्टम या क्लासिफिकेशन की बात की, और फिर जीव विकास या जैव विकास के इतिहास का को भी वर्गीकरण का आधार माना गया, किसमें? फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में। ठीक है बच्चों, तो ये अपने पास 3 हो गए क्लासिफिकेशन के सिस्टम। अब क्लासिफिकेशन का सबसे बेहतर सिस्टम जो हम फॉलो करते हैं आजकल, तो आजकल हमारे पास एक टर्म आता है बच्चों जिसे हम कहते हैं न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी, और इस न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी को हम फेनेटिक्स भी कहते हैं। मतलब आज के समय, आधुनिक समय में हम वर्गीकरण कैसे करते हैं? सबसे पहले लिनेस ने किया था आर्टिफिशियल, कृत्रिम, वो तो बिल्कुल ही खराब है, वो तो हम फॉलो नहीं करते। बेंथम हुकर हमने पढ़ चुके हैं कि अच्छा नेचुरल सिस्टम है, सभी लक्षणों का अध्ययन किया है, ठीक है। फिर अपन ने देखा, सभी लक्षणों का अध्ययन करा और उसमें जैव विकास का इतिहास भी देखा, तो फाइलोजेनेटिक। तो बेहतर तो फाइलोजेनेटिक है, लेकिन आजकल हम क्या करते हैं? आजकल हम न्यूमेरिकल, आधुनिक वर्गीकरण में न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी, इसमें हम क्या करते हैं बच्चों? सभी लक्षणों का अध्ययन करते हैं। हाँ, ऑर्गेनिजम्स में सभी लक्षणों का अध्ययन करेंगे, फाइलोजेनी का भी अध्ययन करेंगे, उनके जैव विकास का इतिहास का भी अध्ययन करेंगे।
तो ये सब अध्ययन तो हम फाइलोजेनेटिक में भी कर रहे हैं। यहां पर नया क्या है, यहां पर दो तीन चीजें नहीं है। यहां पर पहली चीज नहीं है कि इसमें सभी लक्षणों को बराबर महत्व मिलेगा। नेचुरल सिस्टम में तो अपन ने देखा था कि पुष्पीय लक्षणों को ज्यादा महत्व मिल रहा था, कायिक लक्षणों को कम महत्व मिल रहा था। लेकिन यहां पर न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी में पादप के हर एक लक्षण को, सभी लक्षणों को समान महत्व मिलता है, पहली चीज। दूसरी चीज, इस टेक्सोनोमी में, इस वर्गीकरण में हम कंप्यूटर्स और स्टैटिस्टिक्स का यूज करते हैं, है ना भाई। मानवीय रूप से अगर आप कंप्यूटर्स या स्टैटिस्टिक्स का यूज ना करो तो हो सकता है कि आप कुछ लक्षण मिस कर जाओ, है ना। अगर एक व्यक्ति खुद लक्षणों का अध्ययन करने जाएगा तो हो सकता है कि वो कुछ लक्षणों को ज्यादा महत्व दे दे, कुछ लक्षणों को कम महत्व दे, कुछ लक्षणों को ना अध्ययन कर पाए। ह्यूमन एरर तो हमेशा रहता है। लेकिन जब आप कंप्यूटर्स और स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल करते हो तो पादप के प्रत्येक लक्षण को एक कोड दे दिया जाता है। पादप का एक प्रत्येक लक्षण, मैंने कहा आप दो पादपों की तुलना या वर्गीकरण करना चाहते हो, पादप ए है, पादप बी, तो कोड कर दिया आपने पादप ए की पत्तियों की साइज, पादप बी की पत्तियों की साइज, ये एक लक्षण है, इसका एक कोड हो गया। पादपों में क्लोरोफिल की मात्रा बी, दूसरा लक्षण हो गया, दूसरा लक्षण। तो हर पादप लक्षण आकारिकी हो, कार्यिकी हो, आनुवांशिक लक्षण हो, आंतरिकी लक्षण हो, सबको एक कोड असाइन किया जाता है। और इसके कारण, क्योंकि कंप्यूटर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम एक बार में कई सारे लक्षणों का अध्ययन कर सकते हैं। तो वर्तमान में आधुनिक रूप से जो वर्गीकरण की तकनीक है वो कौन सी है, न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी या फेनेटिक्स। तो क्या करते हैं बच्चों, इस तकनीक में पादपों के समस्त लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। समस्त लक्षण मतलब आकारिकी, आंतरिकी, आनुवांशिक, कोशिकीय इत्यादि सभी लक्षणों का, पादप में समस्त लक्षण जो हैं, समस्त लक्षणों का अध्ययन इस तकनीक में किया जाएगा। फिर दूसरा, सभी लक्षणों को समान महत्व दिया जाता है। ठीक है, सभी लक्षणों को समान महत्व दिया जाएगा। समान महत्व का मतलब है ऐसा नहीं है कि पुष्पीय लक्षण ज्यादा महत्वपूर्ण है, कायिक लक्षण कम। सभी लक्षणों को समान महत्व दिया जाता है। एक साथ कई सारे लक्षणों का अध्ययन संभव होता है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक लक्षण को कोड दिया जाता है। प्रत्येक लक्षण को क्या दिया जाता है? कोड दिया जाता है। और अंत में कंप्यूटर्स एवं स्टैटिस्टिक्स प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, तो ये सब किसका विशेष लक्षण है? ये सब हमारे पास न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी या फेनेटिक्स का लक्षण है। तो हम क्या करते हैं, इस तकनीक में पादपों को या पादपों के समस्त लक्षणों का अध्ययन कर रहे हैं। आकारिकी हो, आंतरिकी हो, आनुवांशिक हो, कोशिकीय हो, किसी भी तरह के लक्षण हो, सभी लक्षणों का अध्ययन करेंगे। प्राकृतिक में तो सभी आकारिकी लक्षण ले लेते हैं, कुछ आंतरिक भी ले लेते हैं, लेकिन कोशिकीय आनुवांशिक लक्षण नहीं ले पाते। न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी में समस्त लक्षण ले लिए।
फिर न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी में हमने क्या किया, सभी लक्षणों को समान महत्व दिया। प्राकृतिक में ऐसा नहीं था, प्राकृतिक में हमने पुष्पीय लक्षण को ज्यादा महत्व दिया था। और एक साथ, क्योंकि आप कंप्यूटर और स्टैटिस्टिक्स का यूज कर रहे हो, इसलिए प्रत्येक लक्षण को कोड दिया जाता है और कई सारे लक्षणों को एक साथ अध्ययन किया जाता है। ये सब किसके हैं, न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी या फेनेटिक्स की बात है। तो अपन ने ये तो क्या कर लिया बच्चों, देखो अपन ने टेक्सोनोमी की बात कर ली। अपन टेक्सोनोमी में क्या कर रहे थे, ऑर्गेनिज्म की पहचान अपन ने की, नामकरण यानी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का कॉन्सेप्ट देखा और वर्गीकरण का सिस्टम अपन ने देख लिया। तो ये तो अपन ने वर्गीकरण सिस्टम देख लिया। अब अपने पास एक क्या आती है बच्चों, टेक्सोनोमिकल हायरार्की। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या आता है, एक सिस्टम टेक्सोनोमिकल हायरार्की। हाँ, ये हायरार्की क्या है, देखो भाई इधर ये हमारे पास स्पीशीज यानी जाति, जीनस यानी वंश, फैमिली यानी कुल, ऑर्डर यानी गण, क्लास यानी वर्ग, फाइलम और किंगडम यानी जगत। फाइलम की जगह हम डिवीजन भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्या हायरार्की है, स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम या डिवीजन और जगत। ये आपके पास टेक्सोनोमिकल हायरार्की है। सबसे पहले तो इसको याद रखने का तरीका बच्चों, ये क्या है वो हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले याद कैसे रखोगे, दो तरीके हैं याद रखने के बच्चों। एक तो आप याद रख सकते हो, किड्स पुट कैट ऑन फायर गैस स्टोव, या तो ये याद रख सकते हो, या कीप पॉट्स क्लीन और फैमिली गेट्स सिक। तो ये तरीका है याद रखने का। के किंगडम, पी फाइलम, सी क्लास, ओ ऑर्डर, एफ फैमिली, जी जीनस, एस जाति। डिवीजन हम यूज करते हैं पादपों के लिए, पादपों के लिए डिवीजन और जंतुओं के लिए फाइलम। तो ये बच्चों क्या है, ये टेक्सोनोमिकल हायरार्की हमने देखी है। टेक्सोनोमिकल हायरार्की में सबसे नीचे जो आधारीय इकाई है, जो टेक्सोनोमी की इकाई है, बेसिक यूनिट है, वो है जाति। कई सारी जातियां मिलकर क्या बनाती हैं, वंश। कई सारे वंश मिलकर क्या बनाते हैं, फैमिली या कुल। कुल मिलकर क्या बनाते हैं, गण। गण मिलकर क्या बनाते हैं, वर्ग। वर्ग मिलकर क्या बनाते हैं, फाइलम या पादपों में बनाते हैं डिवीजन। और फाइलम से क्या बनता है, जगत बनता है। तो ये क्या है, टेक्सोनोमिकल हायरार्की। सबसे छोटी, सबसे आधारीय कौन सी है, जाति या स्पीशीज, और स्पीशीज से बड़ी जीनस, जीनस से बड़ी फैमिली, फैमिली से बड़ी ऑर्डर, ऑर्डर से बड़ा क्लास, क्लास से बड़ा फाइलम और फाइलम से बड़ा किंगडम। ठीक है, तो ये तो अपने पास एक टेक्सोनोमिकल हायरार्की है बच्चों। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम किसकी बात करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी की बात करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम सबसे पहले जाति की बात करेंगे, स्पीशीज। फिर हम देखेंगे स्पीशीज कैसे मिलकर वंश बनाएगी, वंश कैसे मिलकर फैमिली बनाएगा, फिर ऑर्डर, फिर क्लास, फिर फाइलम और किंगडम। तो नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों हम इसी टेक्सोनोमिकल हायरार्की की बात करेंगे और फिर टेक्सोनोमिकल या टेक्सोनोमी की मदद करने वाले लक्षणों की बात करेंगे।
ठीक है बच्चों, तो बेसिकली आई होप आज क्लियर होगा, आसान था। आज हमने वर्गीकरण की बात की है और वर्गीकरण के साथ नामकरण के सिद्धांत देखे हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम इस टैक्सोनॉमिकल हायरार्की को आगे विस्तार से समझेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।